हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में भी लगे होंगे और साथ ही साथ मेला भी घूम रहे होंगे, क्योंकि आज तो दोस्त मेरे दशहरे का दिन है और आज आप मेला घूमने से अपने आप को रोक नहीं पाइएगा। तो चलिए, दुर्गा माँ के पंडालों को देखने के बाद आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा जगी होगी और उस ऊर्जा के साथ आप अपने पठन पाठन में लग जाएंगे। तो चलिए, मौसम जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो चलते हैं हम लोग इस अध्याय में कि मौसम कैसा होता है, जलवायु कैसे होते हैं और उसके द्वारा हमारे पास कैसे कैसे 24 घंटा में मौसम बदलता है, कैसे 2 दिन या 2 सप्ताह में हमारे यहाँ मौसम बदल जाता है, क्या होता है मौसम बदलने से। आप देखिएगा, दिन के समय सुबह के समय आपसे सूर्य दूर होता है तो आपको कम गर्मी लगती है। दोपहर के समय सूर्य आपके नजदीक होता है, आपको ज्यादा गर्मी लगती है। हर 2 दिन में या 2 सप्ताह में मौसम हमारे यहाँ भारत में बदलते रहता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग जीवों का अनुकूलन है। सारे जीव अलग अलग जगहों पर अनुकूलित हैं। भालू हमारे यहाँ नहीं रह सकता, हम भालू के यहाँ नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सारे जीव अपने अपने इन्वायरमेंट में अनुकूलित हैं। हमारे देश में मौसम बदलते रहता है। इस चैप्टर का जनरल कंपटीशन से जो मतलब है वो हम आपको खाली बता देंगे। इस चैप्टर का नाम है दोस्त मेरे मौसम जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। जैसे देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर गर्मी आ गई तो उसके अनुसार हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं, ठंड आ गई उसके अनुसार हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं। कहता है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। हर दिन का जो अलग अलग स्थिति रहता है उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। कहते हैं मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिनों और 2 सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं रहता है। देखो, लगातार 2 दिन तक मौसम समान नहीं रह सकता और सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव आता है। जैसे इस सप्ताह ठंडी कम है तो अगले सप्ताह ठंडी ज्यादा होगी या ठंडी और कम हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको 2 दिन, हर 2 दिन पे या कहता है हर 1 या 2 सप्ताह पर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। दिन का अधिकतम तापमान देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होता क्या है दोस्त मेरे कि दिन के समय जो होता है, ये सुबह मान लो यहाँ आप खड़े हो तो दिन के समय सूरज आपके नजदीक होता है और दोपहर और शाम के समय सूरज आपसे दूर होता है। दिन के समय आप देखोगे तो सूरज आपसे नजदीक होता है। दिन के समय देखो, अगर आप यहाँ पृथ्वी पर खड़े हो तो दिन के समय, ये सुबह और दोपहर के समय, दिन के समय सूरज नजदीक होता है, सुबह और दोपहर के समय सूरज दूर होता है। इसीलिए यहाँ पर सूरज लाल दिखता है, ये लाल दिखता है और ये श्वेत दिखता है और ये अधिक गर्मी भी देता है, अधिक गर्मी देता है, अधिक गर्मी देता है। और ये दोस्त मेरे कम गर्मी देता है, कम गर्मी भी देता है। और ये भी दोस्त मेरे कम गर्मी देता है। तो देखो, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सुबह का सूरज क्यों अधिक गर्मी देता है। कहेंगे वो हमसे नजदीक रहता है इसलिए अधिक गर्मी देता है। सुबह का सूरज क्यों श्वेत दिखता है, क्योंकि वो नजदीक होता है। दोपहर और शाम का सूरज जो है वो लाल दिखता है कम गर्मी के कारण, ये लाल दिखता है कम गर्मी के कारण, कम गर्मी के कारण ये लाल दिखता है और यहाँ कम गर्मी के कारण ये लाल दिखता है। कहता है दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः ये लाल दिखने का एक और कारण प्रकीर्णन भी है। अगर आप पढ़े होंगे, लाल दिखने का एक और कारण प्रकीर्णन भी है। कहेगा सूरज लाल क्यों दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। सूरज श्वेत यहाँ क्यों दिखता है दोपहर के समय, प्रकीर्णन, ये भी प्रकीर्णन। कहते हैं दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न, दोपहर बाद में, जब दिन का अधिकतम तापमान क्योंकि सूरज नजदीक होता है, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। भोर में न्यूनतम तापमान होता है और दिन में अधिक तापमान होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होते रहता है। कभी देखिएगा 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा, कभी 7 बजे, 6:30 बजे सूर्योदय होगा। तो वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बदलते रहता है।
आपको खाली पूछेगा कि कम गर्मी दोपहर में क्यों लगती है, अधिक क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि वो नजदीक होता है। सुबह में कम गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि वो दूर होता है सूर्य। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य द्वारा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताओ मौसम में जो ये परिवर्तन होता है, ठंडी गर्मी वगैरह वगैरह, ये सब सूर्य के कारण होता है। जितना भी मौसम में परिवर्तन होता है सब सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य में कहेगा कौन सी अभिक्रियाएं होती है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, और सूर्य में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करता है, हीलियम का, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य का जो ताप है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस अवस्था के कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था के कारण सूर्य की ऊर्जा होती है ये। और सूर्य जो कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास जो पहुंचता है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। कितना देर में पहुंच जाता है दोस्त मेरे, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा अरे तरीके ही तो कोनो किताबें में नहीं है। भाई जितना भी मौसम में परिवर्तन होता है ना, सब सूर्य से संचालित होता है। पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तेरे पास। तुमको अगर अपने जीवन में बदलाव चाहिए ना, तो उसके लिए कलम उठाना पड़ेगा, डेली तुमको जगाते हैं। और नहीं अगर तुमको लगता है कि दूसरा उपाय है, तो दोस्त एक बार करके देखो, पता चल जाएगा कि ये कितना सरल था और तुम जो करने गए वो कितना जटिल था। ठीक ना, ये दोस्त मेरे पेरेंट काइमा स्केलेन काइमा है, और जो आप करने जाइएगा ना वो जाइलम और प्लोएम है। इसलिए आप अभी एकदम 100% पढ़ाई पे अपना दिमाग हेने लगाइए, यही आपको नौकरी देगा और इसी से आपका काम होगा। आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तनी मास्टरों को देख लेते हैं, तनी मोबाइलों देख लेते हैं, तनी फेसबुक को देख लेते हैं, चुकुर बुकुर करके दोसर रूम में की हो रहा है वो देख लेते हैं। उससे नहीं हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं आपको कंसंट्रेट करना होगा, और इसलिए कंसंट्रेट कीजिएगा, 6 महीना में आपका जीवन बदल जाएगा। उसके बाद ये सारी एक्टिविटी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं सूर्य के द्वारा ही मौसम में संचालित होता है। नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है। प्लाज्मा अवस्था के कारण 8 मिनट 20 सेकंड, कितना देर दोस्त मेरे, 8 मिनट 20 सेकंड। अब देखो, कहते हैं दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष के लिए में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान का जलवायु निर्धारित करता है। कम से कम 25 साल में क्या क्या चेंजिंग आया, उसके आधार पर हम कहते हैं ये उष्णकटिबंधीय है, ये शीतोष्ण है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए कितने वर्षों का अध्ययन लगता है, 25 वर्षों का। कहता है उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां चरम जलवायु परिस्थितियां होती है, मतलब यहाँ जलवायु तुरंत तुरंत बदलते रहता है। ये तो आप उधर ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ऑब्वियसली जंतु उसके लिए अनुकूलित है जहां वो वास करते हैं, जहां वो रहते हैं। जैसे हम लोग वहां जहां के लिए अनुकूलित है वहां हम लोग वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी होती है। ध्रुव में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। 6 महीना सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीना तक ध्रुवीय प्रदेशों में सूर्योदय नहीं होता है। अगला 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 ध्रुवीय क्षेत्र जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत जो उसको गर्मी देता है, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण, मतलब नख आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है वो उसको गर्म रखने में मदद करता है। वो उसको क्या रखने में मदद करता है दोस्त मेरे, गर्म रखने में मदद करता है। ध्रुवीय जगहों पर मौसम में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। जो प्रवासित होते अलग अलग जगहों पर, एक जगह से दूसरे जगह, अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पादप और जंतुओं का विशाल जनसंख्या पाया जाता है। अनुकूल जलवायु परिस्थिति होने के कारण उष्णकटिबंधीय जगहों पर अलग अलग जंगल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उसमें परस्पर स्पर्धा कम हो।
ये सब जनरल कंपटीशन में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन देखो यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा इस चैप्टर से वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप जीवों के श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में पढ़िएगा। आप 2 चैप्टर है आपका, एक श्वसन और दूसरा उत्सर्जन। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। कहते हैं श्वसन सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। और हम बोले थे अनिवार्य है और सहयोगी है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, जबकि जलने के लिए ऑक्सीजन सहयोगी है। कहते हैं श्वसन सभी जीवों के लिए, जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। श्वसन अगर आप करोगे तो जो हम श्वसन करते हैं उससे जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त मेरे? ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे 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 आप देखिए, आप जो श्वसन करते हैं, सबसे पहले तो श्वसन जो है इसको हम लोग मंद दहन के नाम से भी जानते हैं। श्वसन की अगर हम बात करें, इसको हम लोग मंद दहन के नाम से जानते हैं। आप श्वसन बताओ तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है? देखें कौन कौन बता पाता है। ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है? बताओ श्वसन क्या है? ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है? बताओ। ये जब हम कहिए रहे हैं दोस्त मेरे कि मंद दहन है, तो आप समझ लिए दहन होगा तो ऊष्मा देगा कि लेगा? तो दहन होगा तो ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देगा मतलब ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। कहते हैं देखो, अंतः श्वसन मतलब जब सांस लेते हैं, जब सांस क्या करते हैं दोस्त मेरे? लेते हैं। जो तो दोस्त मेरे चलते हैं इधर। कहता है अंतः श्वसन, जब हम सांस लेते हैं। श्वसन क्या है? एक मंद दहन का उदाहरण है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी नहीं है ये। कहते हैं अंतः श्वसन द्वारा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और इसके आगे का चैप्टर भी। कहते हैं अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन। क्यों लेते हैं हम ऑक्सीजन? हम कहते हैं हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो भैया हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं इस पर बात करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखो एकदम सिंपल सा बात है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन क्या करते हैं दोस्त मेरे? लेते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया, लेने के बाद हम ग्लूकोज को, किसको दोस्त मेरे? ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग ग्लूकोज को किसको दोस्त मेरे? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करते हैं। CO2 एंड जल में विखंडित कर देते हैं। देख लो, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उससे क्या करते हैं? उससे ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देते हैं। अब इसका रिएक्शन भी आगे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा दोस्त मेरे? ध्यान से समझना। कहते हैं ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिससे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ध्यान से देखो, हमने आपको कहा कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए, हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, मान लीजिए कि ये हम लोग ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो है C6H12 O6 जो है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित करते हैं, और साथ में हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। एकदम आराम से देखना, ये रिएक्शन को वायवीय रिएक्शन कहते हैं। एक होता है अवायवीय रिएक्शन, एक होता है वायवीय रिएक्शन, एक होता है अवायवीय रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वायु की उपस्थिति में कोशिका क्या करता है? कोशिका क्या करता है दोस्त मेरे? ई ग्लूकोज को वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में तोड़ देता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। इसीलिए हम लोग श्वसन करते हैं। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ध्यान से समझना, हम ऑक्सीजन लिए, लेने के बाद कोशिका के पास पहुंचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में बदला। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जल भी छोड़ देते हैं, मूत्र के द्वारा जल छोड़ देते हैं। सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम मात्रा में छोड़ते भी हैं, तो कहते हैं और साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है? ऊर्जा। यानी ऑक्सी श्वसन से, यानी ऑक्सीजन जो हम श्वसन के दौरान लेते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कहते हैं ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। हमने कहा
भोजन ग्लूकोज को तोड़ता है, विघटित करने के दौरान ऊर्जा मिलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये वायवीय श्वसन है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ऐसा होगा, तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों डिफरेंस है। कहते हैं अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। ध्यान से समझना, अगर हम दौड़ रहे हैं बहुत ज्यादा और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं तो बिना ऑक्सीजन के भी विखंडन होता है। और ध्यान से समझिएगा, हमें ऊर्जा कहां से मिलता है? हमें ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे देगा? तो ये दो प्रकार से करता है, एक वायवीय श्वसन के द्वारा, एक अवायवीय श्वसन के द्वारा। अवायवीय तो वायवीय श्वसन जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़कर ऊर्जा मिलता है। ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऊर्जा मिलता है। अब देखो, श्वसन दो प्रकार के हैं। कहता है एक एनारोबिक अवायवीय और एक एरोबिक बोले तो वायवीय। अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट इसमें क्या है? ग्लूकोज ही टूटता है अवायवीय में। इसमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, चूंकि वायु हो गया तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टूटता है। ये इनकम्प्लीट है, वायु नहीं रहेगा तो इनकम्प्लीट है, और ये वायु है तो कंप्लीट है। इसमें लो एकदम 2 एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग थक जाते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी जो है इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलता है। देखो, जब बिना वायु के आप रहोगे तो आपके अंदर मात्र 2 एटीपी बनेगा, और जबकि वायु रहेगा तो 36 एटीपी का निर्माण होगा। इसीलिए जब हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो हम लोग कहते हैं थक गए। थक क्यों गए? क्योंकि ऑक्सीजन मिला नहीं तो आपका ग्लूकोज जो है वो टूटा नहीं, और ग्लूकोज टूटा नहीं तो आपको ऊर्जा मिला नहीं, इसलिए आप थक जाते हैं। और जब आप नहीं दौड़ते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। और 36 एटीपी का निर्माण होता है, आप सोच के देखिए, 36 एटीपी और 2 एटीपी में डिफरेंस नहीं है। तो यहां आपको ऊर्जा ज्यादा मिलती है, इसलिए आप जितना ज्यादा रेस्ट करोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपको प्रॉपर वे मिलेगा, उतना ज्यादा ऊर्जा मिलेगा। और जैसे ही आप दौड़ोगे तो आपको मात्र 2 एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी 3 एटीपी मिलेगा, तो भैया आपको लॉस ऑफ एनर्जी पता चलेगा। और कहते हैं तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तो भैया आप ग्लूकोज डालोगे खट से, और जब फिर रुक जाओगे, बैठ जाओगे, तो वो ग्लूकोज फिर वायवीय श्वसन करेगा, और फिर तुरंत आपको एटीपी का दे देगा, और तुरंत आप रिकवर कर जाते हो। तो कहते हैं प्रोडक्ट, इसमें एनिमल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। तो हम लोग कहते हैं थकान किसके कारण होता है भैया? लैक्टिक एसिड के कारण। और ईस्ट, इथेनॉल और CO2, इसमें CO2 प्लस H2O बनता है, प्लस ऊर्जा बनता है, प्लस ऊर्जा मिलता है आपको, ऊर्जा के रूप में 36 एटीपी मिलता है। लोकेशन कहाँ है? साइटोप्लाज्म में ये होता है, और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होता है। यहां आप कह सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ये जो स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। आपको कहेगा क्रेब्स साइकिल कहां होता है? वायवीय श्वसन। क्रेब्स साइकिल की बात करेगा, कहेगा वायवीय श्वसन में क्रेब्स साइकिल होता है। एक बार फिर से देख लो, वायवीय श्वसन, क्रेब्स साइकिल। यहां आओगे तो ये ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन होता है, किसमें? अवायवीय में। 36 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय में, 2 एटीपी 2-3 एटीपी का निर्माण होता है अवायवीय में। वायवीय श्वसन की अगर हम बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है, और अवायवीय श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो एनिमल में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में, जिसके कारण थकान होता है, इसी के कारण आपको थकान होता है। और अगर आप जाओगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इधर किधर गया, इसमें वायवीय श्वसन में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिलता है। कहेगा बताइए वायवीय श्वसन में क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। कहेगा बताइए अवायवीय श्वसन में क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। उसी के कारण थकान होता है। तो कहते हैं अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, और यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन कहलाती है, और यह साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। अब ध्यान से देखो, सांस हम लेते हैं फिर हम छोड़ते हैं, सांस हम लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं दोस्त मेरे? छोड़ देते हैं। तो जो लेने की मात्रा है और जो छोड़ने की मात्रा है, उसमें मात्राओं में डिफरेंस होता है।
जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं, 21% ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ले लेते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। जब हम लेते हैं, देखो जब हम लेते हैं तो क्या क्या करते हैं, इनहेल एयर जब हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 78% वायुमंडल में है ये ले लेते हैं, और क्रिया गैस वायुमंडल में 1% से कम ही ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.04% ले लेते हैं। जब छोड़ते हैं ना तो 78 का 78 नाइट्रोजन छोड़ देते हैं हम लोग। और ये जो ऑक्सीजन है ना ये 17% ऑक्सीजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वायवीय वायु का ऑक्सीजन का उपयोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है, साइटोप्लाज्म कर लेता है ऊर्जा बनाने में, तो ऑक्सीजन घट के बाहर निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के बाहर क्यों निकलता है? 5% तक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये जब वायवीय श्वसन होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। देखो अगर वायु लिए हम, वायवीय श्वसन हुआ, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है ये टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी दे देता है, अब ध्यान से देखो कि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन घट जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हम ले रहे थे 1%, लेकिन अब हम छोड़ रहे हैं ना प्रोडक्ट में, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज ही नहीं है शरीर में, तो भैया जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, और क्रिया गैस का कोई यूज नहीं है तो जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। क्रेब साइकिल में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा देखो लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 17% है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये ऊर्जा जो बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो लेते हैं 0.04%, छोड़ते हैं 5%, क्योंकि उसका हम लोग यूज करते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं दोस्त मेरे? यूज करते हैं। तो कहते हैं ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु को, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन लेते हैं, यहां से इधर रिएक्टेंट है तो लेते हैं, और इससे इधर प्रोडक्ट है तो बाहर निकालते हैं, बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ होवे करता है, जैसे हम लोग में फेफड़ा है, उधर जाओगे मछली में तो उसमें क्या है, सबको पता है गिल होता है, गिल के द्वारा वो सांस लेती है। तो अलग अलग जीवों में अंग अलग अलग हैं। लेकिन अगर आपको कह देगा कि बताइए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे ऑक्सीजन का। और किसको बढ़ा के बाहर निकालते हैं, कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और किसका उपयोग नहीं करते हैं, कहेंगे नाइट्रोजन का, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब देखो अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग है, अलग अलग जीवों में जो श्वसन अंग है अलग अलग है। लेकिन एक होता है अंतः श्वसन, इनहेल करना, और एक होता है निश्वसन, एक्सहेल करना। देखो ये हिंदी में दे देगा गड़बड़ा जाओगे। अंतः मतलब ये होता है लेना, और फिर निश्वसन हम लोग कहते हैं निश्वास फेंक रहा है, मतलब छोड़ रहा है। अंतः मतलब ले रहा है। इनहेल और एक्सहेल के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। देखो फेफड़ा विस्तारित हो रहा है, फेफड़ा विस्तारित होता है हमारा। और उच्छ्वसन एक्सहेलेशन के साथ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो भैया इसको उच्छ्वसन कहते हैं। एक्सहेलेशन के दौरान हमारा जो है ये मूल अवस्था में आ जाता है। कभी कभी इसका क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्त मेरे, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये डायफ्राम है, इसको कहते हैं दोस्त मेरे डायफ्राम। ध्यान से देखना, जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी से। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है। बढ़िया से देखो, डायफ्राम जब सांस, अभी देखो सांस छोड़ रहे हैं, अब सांस लिए, ये जो बूंदा बूंदा देख रहा है इसका मतलब लेना छोड़ना। देखो ये लिए तो डायफ्राम नीचे गया, छोड़े डायफ्राम ऊपर गया। तुम करके देखो ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जब हम सांस लेते हैं ना, देखो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये काम डायफ्राम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो उसमें डायफ्राम के द्वारा होता है। कहता है ये अंतः श्वसन निश्वसन में फेफड़े विस्तारित होते हैं। अगला
कहते हैं शरीर शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन की दर बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो हम लोग सांस नॉर्मल ऐसे नहीं लेते। काहे? क्योंकि भैया शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ग्लूकोज टूटेगा कैसे, ऊर्जा कैसे मिलेगा? तो हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले लें हम, ताकि हमारा ग्लूकोज जल्दी से टूट जाए और हमें ऊर्जा मिलने लगे। तो आपको कहेगा जब शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन की दर बढ़ जाती है। एक चीज और पूछता है कि पानी में रहने वाले जीव, अच्छा बताओ तो पानी में रहने वाले जीव की श्वसन दर अधिक होती है कि कम? अधिक या कम? इसका भी रीजन पूछता है। पानी में रहने वाले जीवों का श्वसन दर अधिक या कम? बताओ आंसर। पानी में रहने वाले जीवों का श्वसन दर अधिक या कम? व्हाट इज द आंसर? पानी में जो जीव रहते हैं उसका श्वसन दर अधिक होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है उसमें, पानी में। और हम लोगों का श्वसन दर कम है, हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं। मछली को कभी पानी से निकाल के बाहर रखना तो कैसे फड़फड़ाती है। काहे? उसको तेजी से सांस लेने का आदत है, और तेजी से सांस लेने का आदत है तो उसको क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। हम लोगों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, 21%। हम लोग कहते हैं हाँ हाँ, ऐसे सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब फिर बच्चा देखना, वो तेजी से धीरे सांस लेता है। क्यों? क्योंकि उसका लंग्स बहुत छोटा होता है। तो कहने का मतलब पानी में रहने वाले जीव अधिक तेजी से सांस लेते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और हम लोग आराम से सांस लेते हैं क्योंकि हमारे पास 21% ऑक्सीजन है। शारीरिक संक्रिया के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन की शरीर को आवश्यकता है। ऑक्सीजन नहीं देंगे माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म को, तो वो भोजन को तोड़ ही नहीं पाएगा और भोजन से ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग श्वसन दर तेज कर लेते हैं। जो भी आदमी दौड़ता है, व्यायाम करता है, वो अपने श्वसन दर को बढ़ाता है। कहते हैं गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जैसे जीव श्वसन अंग श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही है। जैसा हमारा है वैसे गाय का है, वैसे कुत्ता का है, वैसे बिल्ली का है। लेकिन दोस्त मेरे कुछ का अलग भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना एकदम आराम से। कहते हैं यूनिसेलुलर एक कोशिकीय एनिमल्स लाइक अमीबा, प्लानेरिया, इसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका, ये एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय की अगर बात करें तो उसमें कोशिका झिल्ली जो होता है वो अकेला ये एक जीव है। तो ये अपने कोशिका झिल्लियों से ही, कोशिका झिल्ली जो कहिएगा ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड वगैरह का बना होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अर्धपारगम्य मतलब जितना का जरूरत है उतना आर पार करता है। कुछ कचरा बाहर निकलता है, कुछ अच्छी चीजें बाहर से अंदर आती है। कहेगा आपको कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की मेनली बनी होती है। कहेगा कोशिका झिल्ली में कैसा झिल्ली होता है? अर्धपारगम्य, आधा आर पार, मतलब पूरा आर पार नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। और इसी झिल्ली के द्वारा एक कोशिकीय जीव श्वसन करते हैं। तो कहते हैं दोस्त मेरे यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, प्लानेरिया कोशिका झिल्ली जिस जो प्रोटीन का बना होता है, जो अर्धपारगम्य होता है, उससे श्वसन करते हैं। फिर आ जाओ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जानते हो, चाली जकरा तुम कहते हो, ये अपने चमड़े से, स्किन से करता है। दरी केचुआ, केचुआ देख लो किससे? तो आर्द्र त्वचा से। आर्द्र त्वचा कभी कभी पूछ देता है, कभी अगर चाली वगैरह पकड़ने का मौका मिला होगा तो देखना उसका बाहरी सतह जो होता है ना वो आर्द्र होता है, पूरा पिच पिच करते रहता है। तो दे देगा आर्द्र त्वचा से कि शुष्क त्वचा से? तो मारिएगा आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम गिल के साथ और कीटों में श्वास प्रणाल के साथ। देख लो, मछलियों में कहता है एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल, लाइक फिश में गिल के द्वारा, गिल को ही क्लोम कहते हैं। और फिश के में गिल्स के द्वारा, क्लोम के द्वारा। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीट, लाइक ग्रास हॉफर्स, कॉकरोच, इसमें स्पायरकल्स और ट्रैकिया के द्वारा, स्पायरकल्स और ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। स्पायरकल्स और ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। उसके बाद आ जाओ लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स,
इस सब में लंग्स के द्वारा होता है। तो देखो आपने क्या सीखा, एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली से श्वसन होता है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली से श्वसन होता है, हम लोगों में फेफड़े से, मछली में गिल्स यानी क्लोम से, केचुए में चमड़े से यानी स्किन से श्वसन होता है। महाभिवियाय खाली कहने से होगा कि हम पढ़ते हैं, खूब पढ़ना होगा तब नौकरी होगा। कोई नहीं मानेगा तू कितना पढ़ रहा है, पढ़ के नौकरी लो तब सब मानेगा। और जो बच्चे एएलपी वाले हैं, अभी तो ऑफिस बंद है, देखते हैं, हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या मामला है उस पूछने का। दोस्त ना हम बोर्ड हैं और ना हम मंत्री हैं, हम तो बस आपका एक पत्रवाहक होते हैं। कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको देते हैं और कोशिश करते हैं पढ़ा के आपको नौकरी लग जाए। तो कहीं अभी बीएसएससी का भी मामला चल रहा है, तो चीजें थोड़ी सी अलग है, सरकार अपने हिसाब से इसको करती है। तो आप समझिए कि इस पर हम भी एक वीडियो बनाएंगे। पहले ऑफिस खुल जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या मामला है, उसके बाद हम आपको एक वीडियो जरूर देंगे एएलपी पर भी। और बीएसएससी की चीजें भी बहुत खतरनाक, बहुत गंदे तरीके से चल रही है, वो भी आपको पता ही होगा, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। पहले लेकिन दोस्त मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई। आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार जिसको आपने चुना है वो एक पॉलिसी बनाती है जिसके तहत आपको जॉब लेना होता है। और आप ये समझ लिए लेने वाले लोग ले रहे हैं और जो नहीं लेने वाले हैं वो बच जा रहे हैं, और नहीं लेने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा है और उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है सरकारें गलती करती है, लेकिन फाइनली पढ़ के जितनी सीटें हैं उसमें से एक छीनने का जुगाड़ लगाओ दोस्त मेरे, तभी आपका काम होगा, बाकी किसी चीज से आपका काम नहीं होना है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करता है। मूल मतलब हो गया जड़। देखो ये जड़ जो है मृदा में उपस्थित वायु किसको, मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मिट्टी में वायु होता है। कहते हैं पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, ये जो नन्हे छिद्र हैं जिसको आप एस्टोमेटा कहते हैं, छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, रंध्र बोले तो एस्टोमेटा कहते हैं, जिससे गैसों का विनिमय होता है, गैस एक्सचेंज होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। पादप में भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। रे गुलशन, पादप कोशिकाओं में भी ग्लूकोज का ही विखंडन होता है और हम लोगों में भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। अभी तुरंत बोले थे ग्लूकोज के विखंडन से ही ऊर्जा मिलता है। आपको कहेगा आपको ऊर्जा कैसे मिलता है, कहिएगा ग्लूकोज के विखंडन से। आपको ऊर्जा कैसे मिलता है, कहिएगा ग्लूकोज के विखंडन से। आपको ऊर्जा कैसे मिलता है, दैट इज ग्लूकोज के विखंडन से। और ये जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, यहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्त मेरे, अगर हम कहते हैं अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, एकदम सही बात है। यह शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। अभी देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेनली एक बार हम उसको ओवरऑल करते हैं कि जंतुओं और पादपों में परिवहन। अब परिवहन दो चीजों के लिए, एक तो रक्त का परिवहन होता है और एक होता है अपशिष्टों का परिवहन और उत्सर्जन। अपशिष्ट का परिवहन और उत्सर्जन। अब देखो रक्त में अगर हम बात करें तो रक्त में रक्त के अलग अलग घटक हैं, रक्त के अलग अलग घटक हैं। रक्त के परिवहन में कौन कौन भाग लेता है, एक तो हृदय भाग लेता है, एक तो हृदय भाग लेता है, ध्यान से देखिएगा। एक कौन भाग लेता है दोस्त मेरे, हृदय भाग लेता है। और एक आप कह सकते हैं हृदय और वाहिका, वाहिका रक्त वाहिका भाग लेता है। रक्त वाहिका भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिरा, एक होता है सिरा और एक होता है धमनी। एक होता है सिरा और एक होता है धमनी। अपशिष्ट के निपटान के लिए हम लोग बहुत सारी ग्रंथियों का यूज करते हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि। आप ले लीजिए श्वेत ग्रंथि जो पसीने के लिए जिम्मेवार है, श्वेत ग्रंथि का यूज करते हैं। और दूसरा आप ये क्या बोलते हैं उसको, मूत्र वगैरह का उत्सर्जन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, मल के उत्सर्जन के लिए भी यूज करते हैं। तो मल तो आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन वगैरह तंत्र से, और मूत्र की अगर बात करोगे तो मूत्र आपका किडनी वगैरह से, किडनी मूत्रवाहिनी मूत्राशय वगैरह से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में जंतुओं और पादपों का परिवहन एक तो रक्त का होता है और दूसरा अपशिष्टों का परिवहन। मूत्र का भी तो परिवहन ही होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। तो एक तो हृदय में हो जाएगा, हृदय और वाहिकाओं के द्वारा रक्त का परिवहन होगा, और अपशिष्ट का परिवहन ग्रंथि और मूत्र और मल, ये सारे के द्वारा आप लोग अपशिष्ट का परिवहन करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हृदय के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है। तो हमने जाना दोस्त मेरे कि परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां होती है।
देखो हमने कहा रक्त का परिसंचरण अगर करना है तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक हृदय इन्वॉल्व है और दूसरा रक्त वाहिनियां इन्वॉल्व है। एक हृदय इन्वॉल्व है और दूसरा रक्त वाहिनियां इन्वॉल्व है। एक तो हृदय इन्वॉल्व है और दूसरा रक्त वाहिनियां इन्वॉल्व है। उसमें आप ये क्या बोलते हैं उसको, सिरा और धमनी इन्वॉल्व है। देखो एक का रंग नीला होता है, एक का रंग लाल होता है। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहां सिरा और धमनी, ये जो हम लोग दोस्त मेरे देखते हैं, आर्टरी, आर्टरी बोले तो धमनी, आर्टरी बोले तो धमनी, और वैन बोले तो सिरा। अब ध्यान से देखिएगा तो सिरा का रंग होता है नीला और धमनी का रंग होता है लाल। तो अब धमनी जो होता है ये मोटा होता है और सिरा जो होता है ये पतला होता है। तो मोटा होने के कारण इसका प्रेशर हाई होता है और पतला होने के कारण इसका प्रेशर लो होता है। और धमनी का रंग लाल होता है और सिरा का रंग जो होता है वो नीला होता है। ये अंतर है सिरा और धमनी में। और धमनी जो है रक्त को बाहर ले जाता है और सिरा रक्त को हृदय के अंदर लाता है। धमनी जो है ये रक्त को बाहर शरीर के हिस्सों में ले जाता है और सिरा जो है वो शरीर के अंदर रक्त को लाता है। ध्यान से देखना, हमने कहा कि रक्त परिसंचरण में दो चीजें हैं, एक हृदय और दूसरा वाहिनिका यानी वाहिका। और वाहिका दो प्रकार का, एक सिरा और एक धमनी। तो सिरा जो होता है वो पतला होता है, इसका प्रेशर कम होता है और इसका रंग नीला होता है और ये अन्य भागों से रक्त को हृदय में लाता है। और धमनी जो होता है वो मोटा होता है, इसका प्रेशर हाई होता है, इसका रंग लाल होता है और ये हृदय से शरीर के बाहर लेकर जाता है। अब ध्यान देना, कहते हैं धमनी, धमनी, धमनी बोले तो आर्टरी, सिरा बोले तो वैन, सिरा बोले तो वैन। तो कहता क्या है, धमनी में शुद्ध रक्त अधिक दाब के साथ बहता है। ये जो धमनी है ये शुद्ध रक्त, इसमें धमनी में मोटा होता है, शुद्ध रक्त अधिक दाब के साथ बहेगा, तब नहीं शरीर के अन्य भागों में लेकर जाएगा। फिर कहता है सिरा में अशुद्ध रक्त कम दाब के तरफ बहता है। इस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, इसको ये हृदय के अंदर लेकर आता है। ये जो सिरा है ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, और ये जो धमनी है ये शुद्ध रक्त लेकर जाता है शरीर के चारों भाग, अलग अलग भागों में। और सिरा जो है वो अंदर लेकर आता है। फिर कहता है धमनी का रंग लाल है, देखो धमनी का रंग लाल है। फिर कहता है सिरा का रंग नीला है, देखो नीला है। कहते हैं धमनी की दीवारें मोटी होती है और लचीली होती है। धमनी की दीवार मोटी होती है, लचीली, इसकी भी दीवार लचीली, इसकी भी दीवार लचीली, इसकी भी दीवार लचीली, लेकिन इसका मोटा होता है, इसका पतला होता है। फिर कहते हैं दोस्त मेरे सिरा की दीवार पतली व लचीली होती है। फिर कहते हैं धमनी का में वेल्व पाए जाते हैं, धमनी में वेल्व पाए जाते हैं कि भैया शुद्ध होगा तो बाहर करेंगे, इसमें कोई वेल्व नहीं पाया जाता है। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये सीखा कि एक तो होता है धमनी, एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। धमनी को हम लोग कहते हैं आर्टरी और वैन, आर्टरी और वैन। धमनी बोले तो आर्टरी और सिरा बोले तो वैन। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, धमनी बोले तो आर्टरी, सिरा बोले तो वैन, वैन बोले तो सिरा, सिरा सिरा सिरा। सिरा ये नीले रंग का होता है, नीला रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। इसमें जो है शुद्ध रक्त जो है बाहर जाता है, शुद्ध जो है वो बाहर जाता है। शुद्ध रक्त की अगर हम बात करें तो शुद्ध रक्त जो है वो बाहर चला जाता है, शुद्ध रक्त की अगर हम बात करें ये बाहर निकल जाता है। इसमें अशुद्ध रक्त अंदर करता है, अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त जो है वो अंदर लाता है, अंदर लाता है, अंदर लाता है। इसकी दीवार पतली होती है, इस पतली होती है, लचीली होती है, लचीली होती है। ये मोटा होता है और मोटा होता है और लचीला होता है। इसका प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर होगा तब ना शरीर के अन्य भागों में जाएगा, और इसका प्रेशर कम होता है। ये कुल मिला के मामला है सिरा और धमनी का। हर एग्जाम में पूछता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछे जाए। हमने कहा परिसंचरण या तो अपशिष्ट का होगा या तो रक्त का होगा। रक्त के परिसंचरण के लिए हृदय और ये नसों की जरूरत है। अब ये दो प्रकार के हैं, आर्टरी और वेंस। धमनी जो होता है वो लाल होता है, शुद्ध को बाहर ले जाता है, मोटा होता है, मोटा होता है, हाई प्रेशर होता है, लचीला होता है। वैन जो है नीला होता है, शुद्ध रक्त को अंदर लेता है, पतला होता है और लचीला होता है, प्रेशर कम होता है। अब आ जाओ इधर,
कहते हैं अगला अगला अगला। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। कहते हैं रक्त। अब रक्त में आ जाओ, रक्त के घटक कौन कौन है? रक्त के घटक हैं 4, प्लाज्मा, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है प्लाज्मा, उससे कम मात्रा में होगा 2 नंबर में रेड ब्लड सेल्स, और 3 नंबर में आपका प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। अब ध्यान से ये देखिएगा दोस्त मेरे कि प्लेटलेट 55% है, इसमें जल है, प्रोटीन है और गैसेस हैं। प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने का काम है। सॉरी, ये काम प्लेटलेट का है। रक्त का थक्का बनाने का काम किसका है दोस्त मेरे? प्लेटलेट का। प्लाज्मा का काम क्या है? अपशिष्ट का वहन करना। अपशिष्ट का वहन करना, अपशिष्ट का वहन करना। और व्हाइट ब्लड सेल रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, नहीं तो लिख देगा रोग देता है। अब भैया ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजन का वहन करता है कौन? ऑक्सीजन का वहन कौन करता है भैया? ये दिख नहीं रहा है, चलो इधर लिख देते हैं। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। यही जो लाल रंग आप देख रहे हो, ये लाल हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, और जो वर्णक क्या करता है? रंग लाल देता है। हीमोग्लोबिन के लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। अब ध्यान से देखो, रक्त के घटक कौन कौन है? प्लाज्मा जो एकदम सबसे 1 नंबर में 55%, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल से 1%, 44% रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। अब जो ये प्लाज्मा है ये अपशिष्ट का वहन करता है, प्लेटलेट रक्त का थक्का देता है, व्हाइट ब्लड सेल रोग प्रतिरोधक क्षमता, और रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। और हीमोग्लोबिन जो है एक वर्णक ही समझ लो, जिसके कारण हमको लाल रंग मिलता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके कारण हमें कौन रंग मिलता है? लाल रंग मिलता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसके कारण हमें लाल रंग मिलता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, देखो रक्त में कौन कौन है? प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा सबसे अधिक है 55%, 55%। फिर कहता है आरबीसी, आरबीसी ये उससे दूसरा नंबर पे है 45%। फिर कहता है श्वेत रक्त कोशिका और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट पाए जाते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है ये लाल रंग। रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। प्लाज्मा कैसा होता है? पीले रंग का होता है। यहाँ प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ देख लो ब्लू रंग का होता है, और ये रेड ब्लड सेल्स जो है ये लाल रंग का जो ब्लड सेल्स है, इसमें जो लाल रंग आप देखते हो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। कहते हैं देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा तो पता चलेगा। लिखा हुआ है रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो पूछता है लाल, 100 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त मेरे कि भैया बताओ लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का वहन आरबीसी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी देता है, रक्त का थक्का प्लेटलेट बनाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन है दोस्त मेरे? प्लाज्मा है रक्त में। अब यहां देखो, यहां भयानक विवाद है। क्या विवाद है? तो यहां कहते हैं किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 70 से 80 बार। और ये ध्यान रखना बच्चा, ये क्या बोलते हैं उसको, 70 से 80 बार धड़कता है। अब कहीं 78 बार है, कहीं 72 बार है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका होगा 70 से 80 बार। 70 से 80 बार धड़कता है किसी भी वयस्क का। अब उसके रेंज में जो होगा उसको आंसर मार लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे। धमनी, धमनी तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े। क्या पढ़े दोस्त मेरे? धमनी। ये धमनी 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 अभी तुरंत ना पढ़े थे। धमनी बोले तो आर्टरी, धमनी बोले तो आर्टरी। ये धमनी, धमनी का रंग कैसा है भैया? रंग लाल है। प्रेशर कितना होता है? हाई होता है। प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर क्या होता है दोस्त मेरे? प्रेशर इसमें हाई होता है। और ये जो है रक्त को बाहर निकालने का काम करता है। कौन? रक्त को, शुद्ध रक्त को बाहर निकालने का काम कौन करता है? धमनी करता है। तो कहते हैं धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाता है। हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर रंग कैसा होता है इसका? लाल। फिर वही अगर यहां आओगे सिरा में तो कहेगा सिरा का रंग कैसा होता है? नीला। और यह अन्य भागों से शरीर के अंदर रक्त को ले जाता है। यह मामला है। देखो अगला लाइन वही होगा। अगला लाइन है सिरा। अगला लाइन है सिरा। शरीर के सभी भागों
सिरा शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस लेकर आता है। ये सिरा है, ये वापस लेकर आता है। अभी तुरंत पढ़ाए थे, शिरा जो होता है नीला होता है, अशुद्ध रक्त अंदर लाता है, पतला होता है, लचीला होता है और लो प्रेशर का होता है। तो अशुद्ध रक्त को अंदर लाने का काम सिरा करता है, अशुद्ध रक्त को अंदर लाने का काम सिरा करता है। अगला, शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब चलो, ये तो रक्त के बारे में हो गया, अब उत्सर्जन पढ़ते हैं। उत्सर्जन में अगर आप देखोगे दोस्त मेरे, उत्सर्जन में आप देखोगे ये किडनी है, दो किडनी होता है। क्वेश्चन आप देखो, ये अगला अगला स्लाइड आपका क्लियर कर देगा। ये यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अगर आप किडनी की बात करोगे, दो किडनी होता है और ये वाली जो किडनी होती है दोस्त मेरे, ये वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है। जो लेफ्ट वाली राइट वाली जो किडनी होती है ना, वो थोड़ी नीचे होती है। क्यों पता है? लीवर को जगह देने के कारण। लीवर को जगह देने के कारण राइट वाली किडनी, ये राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है। तो देखो, उत्सर्जन में किडनी की संख्या है 2, यूरेटर जिसको आप कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी इसकी संख्या भी है 2, ब्लैडर जिसको आप मूत्राशय कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा था। मूत्राशय 1 है और यूरेथ्रा जिसको आप मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, इसकी संख्या 1 है। और यही जो है मूत्र मार्ग, ये स्पर्म और मूत्र एंड मूत्र दोनों को बाहर लेकर जाता है। ध्यान से देखना, किडनी की संख्या, ये उत्सर्जन में, उत्सर्जन में हम लोग किडनी यानी इसको गुर्दा बोल दो, वृक्क बोल दो, गुर्दा बोल दो या वृक्क बोल दो, वृक्क बोल दो, ध्यान से समझना। कहते हैं किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा से कहां आता है? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी कितनी है? 2, किडनी कितने हैं? 2, और राइट साइड का किडनी थोड़ा नीचे क्यों है? लीवर के कारण। फिर आ जाता है मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। किडनी की संख्या कितनी है? 2 है। मूत्राशय की संख्या भी 1 है, मूत्रमार्ग की संख्या भी 1 है, और ये किडनी भी 2 है, मूत्रवाहिनी भी 2 है, मूत्राशय 1 है, मूत्रमार्ग भी 1 है। आपको कहेगा ऑर्डर क्या है? कहेंगे किडनी से आता है मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। मूत्रवाहिनियां कितनी होती है? 2 होती है। एक मूत्राशय होता है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग, एक मूत्रमार्ग कहते हैं जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और इसी से स्पर्म और मूत्र बाहर निकल जाता है। इसी से दोस्त मेरे स्पर्म और मूत्र जो है वो बाहर निकल जाता है। अब कहते हैं लवण, हा लवण, लवण। अब देखो, ये तो मूत्र का बाहर निकलना हो गया। उसके बाद पसीने की बात करो, श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। और कहां से पसीना नहीं आता है? होठों से। होठों पर कभी पसीना नहीं आता, तो कहेंगे कहां श्वेत ग्रंथि नहीं होता है? श्वेत ग्रंथि नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कहां पर? होंठ पर, क्योंकि होठों से पसीना नहीं आता है। लवण और यूरिया जल, ये जो देख रहे हो ना, इसमें क्या है? इस पसीने में लवण है और यूरिया जल है। लवण है और लवण है और यूरिया जल है। लवण है और यूरिया जल, लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर के से बाहर निकल जाता है। स्वेद को ही पसीना कहते हैं। ये पसीना स्वेद ग्रंथि के कारण होता है, लेकिन पसीना का दूसरा नाम स्वेद भी है। पसीना का दूसरा नाम क्या है? स्वेद है। तो कहते हैं लवण और यूरिया। देखो, मूत्र में, मछली में भी उत्सर्जन होता है इसका अपशिष्ट का, अमोनिया के द्वारा। तो हमारे शरीर में भी उत्सर्जन होता है अपशिष्ट का। तो एक तो मूत्र के द्वारा हो जाता है, दूसरा मल के द्वारा हो जाता है, और तीसरा किसके द्वारा? पसीने के द्वारा। पसीने में क्या होता है? कहेगा पसीना में क्या पाया जाता है? कहेंगे लवण होता है, इसलिए नमकीन लगता है। लवण होता है इसलिए नमकीन लगता है, और यूरिया जल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आप आज जान लीजिए कि पसीने में क्या क्या होता है। लवण और यूरिया जल। श्वेत ग्रंथि कहां नहीं होती है? होंठ में नहीं होती है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद के रूप में यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, और पसीने में क्या होता है? लवण और यूरिया जल पाया जाता है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मछली में कहेगा, मछली में जो उत्सर्जन होता है वो क्या चीज का, अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में।
अमोनिया के रूप में होता है। तो कहते हैं देखो एक्वेटिक प्लांट्स को इसकी जरूरत होती है। देखो ये मछली जो अमोनिया निकालता है वो नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रिफिकेशन के बाद फिर ये नाइट्रेट में बदलकर एक्वेटिक प्लांट जो होता है जलीय पौधों को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे हर पूरा जगत एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा का पूरा जगत जो है दोस्त मेरे एक सिस्टम बना हुआ है। तुमको कहेगा मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करती है? अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाता है। अमोनिया कहेगा जल में घुलनशील है, कहेंगे हाँ, तब ना मछली जो उत्सर्जित करता है तो जल में घुल जाता है। उसके बाद कहेंगे हम लोग कैसे कैसे उत्सर्जित करते हैं? कहेंगे हम लोग मूत्र के द्वारा अमोनिया को निकाल देते हैं। फिर कहेगा बताओ पसीने में क्या होता है? कहेंगे लवण और यूरिया युक्त जल, लवण और यूरिया युक्त जल जो है हम लोग पसीने में निकालते हैं। लवण और यूरिया युक्त जल जो है हम लोग पसीने में निकालते हैं। मछली क्या निकालती है अपशिष्ट के रूप में? अमोनिया निकालती है। मछली में गंध भी इसीलिए अमोनिया के कारण होता है। पक्षी कीट छिपकली सब अर्थघन सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। पक्षी किसका? देखो हम लोग तो सारे चीजों का उत्सर्जन करते हैं, मछली अमोनिया का उत्सर्जन करता है अपशिष्ट के रूप में। पक्षी वगैरह जो है कीट छिपकली ये सब यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करता है अपशिष्ट का। तो देखो आपने क्या सीखा दोस्त मेरे? आपने ये सीखा कि जो उत्सर्जन है उत्सर्जन मछली में दोस्त मेरे पढ़ ले, यही एगो चीज है जो थोड़ा बचा सकता है अमोनिया के रूप में। कीट में अगर कहोगे, कीट वगैरह में, या छिपकली वगैरह में कहोगे, पक्षी छिपकली में, पक्षी और छिपकली वगैरह में, तो ये यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में हम लोग जो पसीना में निकालते हैं, जो स्वेद में निकालते हैं, पसीना में निकालते हैं। स्वेद इसका नाम इसलिए क्योंकि पसीना स्वेद ग्रंथि से निकलता है। तो हम लोग लवण और यूरिया युक्त जल, यूरिया युक्त जल जो है उत्सर्जित करते हैं। हमारे मूत्र में भी अमोनिया होता है। आपको कहेगा मूत्र में क्या होता है? भैया मूत्र में भी अमोनिया होता है। मूत्र की गंध अमोनिया के कारण ही होती है। पक्षी और छिपकली यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, मछली अमोनिया का उत्सर्जन करता है अपशिष्ट के रूप में, जो नाइट्रेट के रूप में जलीय प्लांट ले लेते हैं। और यह अमोनिया जल में घुलनशील है। ये अमोनिया जल में घुलनशील है। ये अमोनिया जल में क्या है दोस्त मेरे? घुलनशील है। याद रखिएगा, पूछ देगा अमोनिया क्या है, जल में घुलनशील है? अघुलनशील है? कहेंगे हाँ जल में घुलनशील है। अमोनिया मछली अपशिष्ट अमोनिया के रूप में निकालता है। पक्षी छिपकली यूरिक अम्ल के रूप में। पसीना में लवण और यूरिया जल होता है। पसीने में लवण और यूरिया जल होता है। पसीने में क्या होता है दोस्त मेरे? लवण और यूरिया जल होता है। आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। धमनी और शिला, लाल होता है धमनी, शुद्ध को बाहर निकालता है, बाहर लेकर जाता है, मोटा और लचीला होता है, और प्रेशर अधिक होता है। शिरा में नीले रंग का होता है, अशुद्ध रक्त है। अंदर लेते हैं हम लोग, बाहर से अंदर लाता है, हृदय के अंदर पतला होता है, लचीला होता है, प्रेशर कम होता है। तो चलिए आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, और यहां से हम लोग कल फिर यहां से पौधों के बारे में पढ़ेंगे। चलो 2-3 लाइन है पौधों के बारे में हम लोग जान ही लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कहता है दोस्त मेरे, क्या कहता है देखो, पादप मूलों द्वारा, मूल मतलब जड़ों द्वारा, जल और पोषक तत्व मृदा अवशोषित करता है। एकदम अवशोषित करता है, जल और पोषक तत्व मृदा अवशोषित करता है। आई तो सबको पता होगा, जाइलम जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। प्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का नीचे से ऊपर ले जाता है। फिर चलो अगला लाइन कहता है, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन प्लोएम नामक संवहन उत्तक से होता है। देखो ये तो पता है ना, जाइलम नीचे से ऊपर खाली ले जाता है जल को। अब प्लोएम का देखो काम क्या है, यह नीचे से ऊपर भी ले जाता है, ऊपर से नीचे भी लाता है, दोनों काम करता है। देखो प्लोएम नीचे से ऊपर भी ले जाता है, जड़ से पादप के ऊपरी भाग पर, और ऊपरी भाग से नीचे भी लाता है। और ये जाइलम केवल नीचे से ऊपर ले जाता है, याद रखिएगा। फिर हम लोग जानते हैं दोस्त मेरे, ये तो सबको पता है यार, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्र से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास हो जाता है, ये तो सबको पता है। फिर कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल, जैसे अगर मान लो ये पत्तियां हैं
और ये दोस्त मेरे जड़ है, ये जड़ है, जड़ है, और ये पत्ती है। तो यहां से जब वाष्पोत्सर्जन होने लगेगा तो ऑटोमेटिक एक बल लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, चूसन बल, तब ना फिर पानी का चूसन होगा, तब ना वाष्पीकरण होगा। तो कहते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा, मूल मतलब जड़ों द्वारा, मृदा से अवशोषित जल खींचकर होते हुए तने और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कहेगा कौन बल के द्वारा खींचता है, तो कहेंगे चूसन बल के द्वारा खींचता है। कौन? चूसन बल के द्वारा जाइलम जल को खींच कर ले जाता है। प्लोएम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी ले जाता है। जाइलम नीचे से ऊपर जल को ले जाता है, और खाली जल को नहीं, खनिज लवण को भी ले जाता है। और भैया पूछेगा, बताओ एक एक करके हमको एक दो क्वेश्चन बता दो। अब ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। कल हम लोग पादपों के जनन के बारे में पढ़ेंगे, एकदम प्योर प्योर कंटेंट जिसको कहते हैं दोस्त मेरे, वो बताओ। मछली, मछली क्या छोड़ता है? एक ऑप्शन है अमोनिया, एक ऑप्शन है अमोनिया, और दूसरा ऑप्शन है यूरिक एसिड। हम बोले थे दोस्त मेरे कि हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, और दशहरा के दिन भी पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे। जो कह दिए सो कह दिए, कह दिए दशहरा के दिन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। जबकि सिचुएशन ऐसा है कि पिताजी जो है वो दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उसके कारण मेरा भी थोड़ा सा बिजी होना हो जाता है, जिसके कारण हम एक आध क्लास जो है वो ले भी नहीं पाए 2-3-4 दिन से। लेकिन आगे उस क्लास का मेकअप भी कर देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये जो क्लास है आपका, ये परमानेंटली हम कोशिश किए हैं एंगेज करने का, चाहे कुछ भी हो। तो मछली क्या निकालता है दोस्त मेरे? अमोनिया निकालता है। अमोनिया रक्त में घुलनशील है। और ये जो पक्षी वगैरह है, ये अशुद्धि के रूप में क्या निकालता है भैया? यूरिक अम्ल निकालता है। अब बताओ पसीने में क्या होता है? पसीना में क्या होता है? पसीना में लवण होता है, लवण होता है, और दूसरा यूरिया जल होता है, लवण होता है और यूरिया जल होता है, और तीसरा 1 और 2 बोथ होता है। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? पसीने में क्या होता है? लवण, यूरिया जल और 1 और 2 बोथ। कहेंगे 1 और 2 बोथ होता है। तो चलिए आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग कल की कक्षा में। और आज हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा। उम्मीद करेंगे कि अगले दशहरा में आपका जीवन बहुत बढ़िया हो और आपके घर भी ढेर सारी खुशियां हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कलम उठाना होगा, उसी से आपका भाग्य बदलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आपके पूरे परिवार